गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट लेक्चर है आज चैप्टर 2 के ऊपर उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो टॉपिक जो है वो इन्वर्स के बारे में है और बेसिकली इसके अंदर जो है वो स्टडी करने के लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, 10th क्लास वाले भी और 11th क्लास वाले भी। वो दोनों बेसिक्स क्लियर हैं, उसके बाद में ही आप जो है वो इसकी बात कर सकते हो इन्वर्स की। थोड़ा सा मैं हालांकि ना लाइटर मोड में एक बार जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करूँगा, फिर हम आगे चलेंगे जो टॉपिक 12th क्लास का है उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो ये जो टेबल है ये 10th में पढ़ी है आप लोगों ने कि भाई साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना है, 60 पे कितना है, 90 पे कितना है एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अपन जानते हैं कि साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री हाफ के इक्वल। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो ये वो टेबल जो है पूरा आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास 10th के अंदर। वो टेबल बनाई मैंने यहाँ पे। अब क्यों बनाया है, क्योंकि बेसिकली मुझे आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना है यहाँ पे जो है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, वैसे टॉपिक जो है ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ है इसलिए बात कर रहा हूँ। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर साइन 30 आपको दे रखा है, साइन 30 डिग्री, तो जो आपने यहाँ वैल्यू पुट की है यानी कि हम लिखते कैसे हैं इसको, साइन थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू पुट किया है आपने यहाँ पे तो साइन 30, तो थीटा का जो वैल्यू है वो कहलाता है इसका डोमेन। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ इनपुट। किसी फंक्शन के अंदर जो आप इनपुट दे रहे हो क्या कहलाएगा, वो उसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, अब 30 पुट करने के बाद साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, हाफ के इक्वल। तो ये हाफ जो है वो क्या है, उसकी रेंज है। तो रेंज को हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। तो ये क्या हो गया आपका, 30 क्या हो गया, डोमेन हो गया। और 30 पुट करने से जो उसका आंसर आया वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखना आपको डोमेन और रेंज क्या होते हैं। एक और एग्जांपल देखो लाइव, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है tan ऑफ 45। तो tan 45 पुट किया तो 45 क्या है, इसका डोमेन है। और आंसर कितना आएगा 1। हम जानते हैं कि tan 45 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 क्या हो गया, उसका रेंज हो गया। तो tan 45 का रेंज कितना होगा, 1 होगा। और 45 क्या क्या है यहाँ पे, डोमेन है, सेट ऑफ इनपुट है। ओके, और देखो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है तो थीटा का वैल्यू जो है वो हाफ कब होता है, तो थीटा 30 डिग्री अगर हो तो कितना होगा, हाफ होगा। यानी कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, 30 डिग्री। अब सपोज करो आपको दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है। इसी फंक्शन को अगर इन्वर्स में कन्वर्ट किया जाए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ को इन्वर्स में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे कन्वर्ट होगा। तो इन्वर्स कैसे बनेगा, देखो साइन जो था यहाँ से, ये साइन जो वैल्यू है वहाँ चली गई उधर हाफ के पास, और जब ये वहाँ जाएगा तो उसको लिखोगे आप साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कि आपने एक तरह से क्या किया है, डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया है। पहले ये डोमेन था और ये रेंज थी, अब आपने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, इसको उधर लेके आ गए, तो अब ये क्या बन जाएगा, आपका डोमेन बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी, आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, या आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6। ये रेडियन में है, ये डिग्री के अंदर है। इस चैप्टर में वैल्यूज हम लोग रेडियन के फॉर्म में ही काम में लेंगे। तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना होता है, π/6 होता है। ये क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी। यहाँ पर हाफ जो है वो क्या है, डोमेन है। अब मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं 6 हैं, आप जानते हो कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब के डोमेन और रेंज यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, डोमेन मतलब होता है कि साइन थीटा में थीटा की वैल्यू आप कौन कौन सी ले सकते हो। तो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, -π/2 से कम वैल्यू जो है वो इसमें इनपुट लेना पॉसिबल नहीं है, और π/2 से बड़ी वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ ब्रैकेट बनाया मैंने, ये वाला ब्रैकेट्स आप जानते हो 2 तरह के होते हैं। जैसे एक तो ब्रैकेट ये वाला है और एक ये वाला है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इस ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड है इसके अंदर। मतलब कि हम थीटा का वैल्यू जो है वो -π/2 ले सकते हैं, π/2 भी ले सकते हैं, और इन दोनों के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो tan थीटा में मैंने ना ब्रैकेट ये लगाया है इस तरह से, -π/2 से π/2। इसका मतलब ये है कि tan थीटा में थीटा का वैल्यू -π/2 नहीं हो सकता,
π/2 भी नहीं हो सकता, लेकिन -π/2 और π/2 के बीच में जितनी वैल्यूज आएगी वो सारी यहाँ पर कंसिडर की जाएगी, पर इनको खुद को यहाँ पर आप एज ए इनपुट नहीं ले सकते। ये मीनिंग है इस ब्रैकेट का, ठीक है। तो अब देखो साइन की रेंज जो है वो ये डोमेन है, इनमें से आप इनपुट ले सकते हो। जब इनपुट दोगे तो आंसर आपका इस रेंज में आएगा। सिमिलरली कॉस के अंदर डोमेन ये रहेगा 0 से पाई, और रेंज क्या रहेगी -1 से लेकर 1 के बीच में। टेन थीटा में डोमेन है आपका -π/2 राउंड ब्रैकेट्स है यहाँ पर, और रेंज जो है वो रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। कॉसेक के अंदर आप -π/2 से π/2 वैल्यू ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हो। अब 0 को एक्सक्लूड किया है, क्यों? क्योंकि कॉसेक का वैल्यू अगर 0 लिया तो कॉसेक का वैल्यू 0 के ऊपर, कॉसेक का वैल्यू 0 के ऊपर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पे टेबल के अंदर कॉसेक थीटा 0 पे कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन है, इसलिए हम कॉसेक का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें से 0 को एक्सक्लूड किया है। और अब बिकॉज एक्सक्लूड किया है तो कॉसेक का वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2, 0 को आपने एक्सक्लूड कर दिया। और यहाँ पे जो रेंज होगी वो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 से लेकर 1 के बीच में जो वैल्यू आती है वो इसमें नहीं आएगी। बेसिकली क्या है कि अपन जानते हैं कि साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है, यानी कि रेसिप्रोकल, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो जो यहाँ पे साइन की रेंज है ना, इस ये रेंज जो है ना इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब कि जो वैल्यू साइन के अंदर आ रही है ऑलरेडी वो कॉसेक के अंदर नहीं आएगी। तो -1 से लेकर 1 के बीच की जो वैल्यूज़ है वो साइन के अंदर आ रही है, तो वो हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, वो इसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 0 से पाई माइनस किया π/2 की, π/2 पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रियल नंबर -1 टू 1 के बीच में। और कॉट थीटा की बात की जाए तो कॉट थीटा जो रेंज है वो 0 से पाई इनपुट ले सकते हो आप। 0 और पाई दोनों खुद इसमें इंक्लूड नहीं है, ब्रैकेट को राउंड लगाया है इसके अंदर। तो 0 से बड़ा और पाई से छोटा कोई भी आप इसमें इनपुट दे सकते हो, और आंसर किस फॉर्म में आएगा? कोई भी रियल नंबर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये इनकी डोमेन और रेंज है, आपको याद करनी पड़ेगी, सारी ध्यान रखना। ये मैंने अभी जो नॉर्मल फंक्शंस हैं इनकी बताई है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्स की भी इसमें। अब देखो फर्स्ट जो टॉपिक लिया है मैंने, इसके अंदर ग्राफ अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि y इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स का ग्राफ बनाया मैंने। y इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स। एक साइन वेव बनेगी, यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। साइन की वेव देखो स्टार्ट यहाँ से की तो ये इस तरह से मूव कर रही है वेव, ठीक है। तो यहाँ से पता पड़ता है कि इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है कितना होगा? +1, और लोएस्ट वैल्यू कितना होगा इसका? -1 होगा, ठीक है। और साइन की जो वैल्यू है मैंने ये जो मार्क किया है, ये इसका क्या रहेगा? आपका डोमेन रहेगा। डिस्कस किया था हम लोगों ने ऑलरेडी कि साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, ठीक है। और इस रेंज में डोमेन में अगर देखो तो वैल्यूज़ कौन कौन सी कवर हो रही है? मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? -1 तक, सॉरी मिनिमम कहाँ तक जा रहा है? -1 तक, और मैक्सिमम कहाँ तक है? +1 तक। तो 1 से लेकर -1 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो कवर हो रही है इसके अंदर। तो रेंज क्या रहेगा इसका? -1 से लेकर +1 रहेगा। अब इसी का जो रिवर्स ग्राफ है, देखो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बना, एक्स एक्सिस यहाँ पे, वाई एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसी का जो रिवर्स ग्राफ बनता है वो बनता है साइन इनवर्स का। देखो ये ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आपको दे रखा है उस केस में। तो जो डोमेन और रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो यहाँ पर हमारा रेंज था वो यहाँ क्या बन जाएगा? आपका डोमेन बन जाएगा। जो यहाँ पर हमारी डोमेन थी वो बन जाएगा यहाँ पर रेंज बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साइन इनवर्स का जो देखोगे तो -1 से लेकर 1 इसमें एज ए इनपुट आप ले सकते हो यहाँ पर एक्स की जगह, और इसका रेंज जो क्या आएगा? -π/2 से +π/2 बीच में इसका ग्राफ है। एग्जाम में ग्राफ आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, फिर भी कोई एक ग्राफ आपको पूछ सकता है। उस केस में आपको उनकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। पूछेगा तो आपसे डोमेन और रेंज ही पूछेगा उसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से। देखो सिमिलरली मैंने कॉस का ग्राफ लिया, तो कॉस का ग्राफ जो है देखो 0 पे कॉस का वैल्यू कितना होता है? 1, और पाई पे कितना होता है? -1। तो कॉस का ग्राफ जो है स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, देखो इस तरह से, ये कॉस का ग्राफ है। आपको याद हो तो साइन का ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये साइन का ग्राफ भी चला था इस तरह से। लेकिन कॉस का ग्राफ जो है वो कहाँ से हो रहा है? 1 से। मतलब कि 0 के ऊपर कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और π/2 पे कितना होता है? 0। फिर पाई पे कितना हो जाएगा? -1। उस केस में जो कॉस की डोमेन है वो रहेगा 0 से लेकर पाई के बीच में, और रेंज क्या रहेगी इसकी? -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगी, ठीक है। इसी का रिवर्स ग्राफ क्या बनेगा आपका? ये वाला कॉस इनवर्स का, जो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, वो रिवर्स ग्राफ है इसी का, देख ही रहे हो आप इसमें, ठीक है। और
अब वही बात है कि जो यहाँ पे रेंज था वो अब क्या बन जाएगा, डोमेन, और जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिया आपने, तो इसका डोमेन क्या है, -1 से 1, और रेंज क्या है इसकी 0 से लेकर पाई के बीच में। नेक्स्ट ग्राफ देखो अब y इज इक्वल टू tan x का, तो tan x का ग्राफ देखो। अब एक्चुअली ये कुछ लोगों का सवाल ये रहेगा कि नहीं ग्राफ बनाया कैसे है, तो बनाना कुछ नहीं है, इसमें x का वैल्यू पुट करते जाना है आपको। x का वैल्यू पुट करोगे तो y आपको मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे x0 पुट किया, तो tan 0 कितना होता है, tan 0 वैल्यू होता है sin 0 के इक्वल, यानी कि 0 रहेगा, तो tan 0 पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपने यहाँ पुट किया x इज इक्वल टू π/4, तो tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो π/4 अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 90 के बीच में, इसको आगे बढ़ाओगे इस तरह से, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर tan 90 जो होता है, tan 90 का जो वैल्यू होता है वो तो आपका नॉट डिफाइन होता है वैसे भी। ठीक है, 90 से कम को वैल्यू लोगे तो उसके लिए आपको ग्राफ ऐसे करके पॉइंट्स आप निकालते जाओगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आप पुट करते जाओगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, और आपको y जो है वो मिलता रहेगा नंबर्स के फॉर्म के अंदर। तो पूरा ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने किया अभी, 0 लिया तो ये पॉइंट आया, tan 0 0 होता है, फिर मैंने π/4 लिया तो कितना आया, 1 होता है π/4 के ऊपर, तो ये पॉइंट मिल गया, तो इन पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे सारे और ये ग्राफ बनता जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इसका डोमेन क्या है, tan का डोमेन है -π/2 से π/2, इसमें ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है, क्योंकि देखो ग्राफ में देखो आप π/2 पे टच नहीं कर रहा है ये, क्योंकि tan 90 का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन होता है, और tan -90 का वैल्यू भी कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब इनके बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सारे आप एज ए इनपुट ले सकते हो, और आपका रेंज जो है वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, आर फॉर रियल नंबर आ जाएंगे सारे। ठीक है, अब इसका उल्टा ग्राफ बनाया वापस, y इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, tan इनवर्स x लिया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिया, तो बिल्कुल ग्राफ को रिवर्स कर देना है। सेम बात वही है कि जो पहले डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज वो डोमेन बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मान लो ग्राफ किसी को ड्रॉ करना सीखना है कि ड्रॉ कैसे हुआ सर, तो x का वैल्यू पुट करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने x कितना पुट किया, 1, अगर x मैंने 1 पुट किया तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 के इक्वल। तो ये जो 1 है ना, ये यहाँ पे ले गए यहाँ से ऊपर, और यहाँ से टच किया तो ये कहाँ टच होगा, आपका π/4 के ऊपर टच हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 के ऊपर वैल्यू कितनी जाएगी इसकी, π/4। सिमिलरली अगर आप -1 पर निकालते हो तो इसकी वैल्यू जो है वो -π/4 आएगी। तो जितने पॉइंट से निकालते जाओगे और ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आगे जो ग्राफ है यहाँ पे कॉसेक का है, देखो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, जो कॉसेक एक्स का ग्राफ जो इस तरह से बनेगा। ठीक है, कॉसेक के अंदर जो डोमेन है इसका -π/2 से π/2 के बीच में, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। मैं पहले बता दिया आपको कि अगर 0 पुट किया तो कॉसेक का वैल्यू 0 पे कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो कॉसेक में थीटा का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू 0 लेना पॉसिबल नहीं है, तो 0 यहाँ पर लेंगे ही नहीं हम, 0 से पहले ही मुड़ जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो रेंज है वो रहेगा रियल नंबर -1 to 1, यानी कि -1 से लेकर 1 के बीच में जो वैल्यूज़ आती है, इनके बीच में जो वैल्यूज़ यहाँ पर आती है वो वैल्यूज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है वो यहाँ तक आके ऐसे मुड़ जाएगा। सिमिलरली ग्राफ यहाँ पर आके ऐसे मुड़ जाएगा वापस, तो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा ही नहीं। तो नीचे ग्राफ नहीं आएगा तो ये जो वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यूज़ इनमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। अब इसका उल्टा ग्राफ बनाओगे रिवर्स में, तो कॉसेक इनवर्स एक्स लिया, y इज इक्वल टू, तो जो वहाँ पे डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, रेंज बन जाएगा डोमेन, तो r -1 to +1 टेंस टू -π/2 और एक्सक्लूड करके आपने 0 इसमें से रिमूव कर दिया। ये ग्राफ बन जाएगा इसका इन्वर्स का, और ये इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो मोस्ट प्रोबेबली ग्राफ एग्जाम में नहीं आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको, ताकि पता रहे कि भाई ये बने कैसे हैं या किस तरह से हम डोमेन रेंज निकाले हैं इसके। ये सेक का ग्राफ बनाया है, y इज इक्वल टू सेक एक्स है यहाँ पे लिया मैंने इसके अंदर, और यहाँ से ट्विस्ट कर रहा है, ग्राफ दिख ही रहा है आपको इसके अंदर। -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ आके मुड़ेगा यहाँ पे, और 1 से घूम जाएगा, 1 के नीचे नहीं आएगा, मतलब कि ये जो वैल्यूज इधर है सारी, ये कोई वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी। इस वाले पार्ट में जो वैल्यूज आ रही है उसे कंसीडर हम नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेक का जो ग्राफ है देखो, 0 से पाई माइनस क्या π/2 कभी हो नहीं सकती वैल्यू इसकी। अब π/2 क्यों नहीं हो सकती, रीज़न ये है कि π/2 के ऊपर क्या बन जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाता है। कॉस π/2 कितना होता है, 0, cos 90 0 होता है, और सेक का जो वैल्यू होता है हम जानते हैं कि कॉस ऑफ π/2 कितना होता है, 0, और अगर आप सेक ऑफ π/2 निकालोगे तो 1/0 क्या बन जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का इन्वर्स है, y इज इक्वल टू जो है वो सेक इन्वर्स ग्राफ को रिवर्स किया है, डोमेन को रेंज बना दिया यहाँ पे हमने। तो
जो रेंज है बन जाएगी r माइनस -1 और डोमेन बन जाएगा r माइनस -1 और रेंज बन जाएगी आपकी 0 से पाई, ब्रैकेट टेबल है -π/2 इसमें एक्सक्लूड किया है, वो लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसलिए। और लास्ट जो ग्राफ है वो देखो आप इसमें कॉट का, तो कॉट का जो ग्राफ आप देख रहे हो, तो कॉट का जो ग्राफ चल रहा है आपका देखो 0 से लेकर पाई के बीच में है और ये π/2 के ऊपर वैल्यू यहाँ पे जो है टच कर रही है इसके अंदर, ये ग्राफ बना है इसका यहाँ से यहाँ तक। डोमेन जो इसका रहेगा कॉट का वो 0 से लेकर पाई, इनपुट में तो दे सकते हैं अपन और आउटपुट क्या आएंगे सारे रियल नंबर। अब ग्राफ बनाना कैसा है मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे, बात वो ये सिंपल से एकदम कुछ भी नहीं करना है कि मान लो 0 यहाँ पर π/2 यहाँ पर है, तो अब ये देखो अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट सपोज करो π/4 लिया है, तो π/4 के ऊपर जो वैल्यू कितना होता है इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कॉट ऑफ π/4 कितना होता है 1 होता है। उसके बाद में ना अगर कॉट ऑफ 90, तो कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉट ऑफ π/2 का वैल्यू कितना होता है, कॉट का वैल्यू होता है कॉस अपॉन साइन, और कॉस 90 पे 0 होता है, तो कॉट का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 0 होगा, तो π/2 पे कितना होगा ये 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके सिमिलरली हम ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। डोमेन रहेगा 0 से पाई और रेंज क्या रहेगी इसकी रियल नंबर, और ये कॉट इनवर्स का आपस ग्राफ रिवर्स किया, ठीक है। तो वही बात है जो वहाँ पर आपका जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, रेंज बन जाएगी डोमेन, तो यानी कि रियल नंबर से 0 से लेकर पाई तक रहेगा। ये रियल नंबर जो है इसका डोमेन है और 0 से पाई का बन जाएगी इसकी रेंज बन जाएगी, ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है। अब जितना कंटेंट टेबल में दिया उसको सम किया है मैंने सिंगल फॉर्म के अंदर, यहाँ पे लिखा है सब वही। ये देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कॉस का डोमेन क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा, कॉसेक का डोमेन और रेंज, सेक का डोमेन और रेंज, टैन का डोमेन और रेंज, टैन इनवर्स का सॉरी, और कॉट इनवर्स का डोमेन और रेंज। ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। छोटे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसी के बारे में, डोमेन या रेंज के रिलेटेड पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बारे में। तो 2.1 जो कह रही है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको निकालने क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है देखो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 दे रखा है, तो पहले तो साइन इनवर्स -1/2 को क्या मान लो गया y के इक्वल। अब साइन इनवर्स है वहाँ जाएगा तो बन जाएगा साइन y, तो साइन y कितना हो गया आपका -1/2। अब देखो हम जानते हैं वी नो दैट कि साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। और एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में कि साइन ऑफ -θ कितना होता है आपका -sin θ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आप पुट किया आपने वैल्यू इसके अंदर, जैसे साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू हाफ, और इसका वैल्यू पुट किया यहाँ पे साइन y इज इक्वल टू -1/2 में, तो हाफ की जगह क्या आ जाएगा आपका साइन π/6, तो साइन y का वैल्यू कितना हो गया माइनस और साइन π/6। और फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस माइनस को जो है वो अंदर ले सकते हैं, अगर बाहर माइनस हो तो उसको अंदर लिया जा सकता है। तो माइनस ऑफ साइन π/6 क्या बन जाएगा आपका साइन ऑफ -π/6, तो यहाँ बन गया आपका साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, और आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू -π/6। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। अब एक बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको जो है वो ना डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर जो वैल्यू है क्या ये आपकी -π/6 आई है, तो ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो हमेशा इस रेंज के अंदर आएगी। प्रिंसिपल वैल्यू का वैल्यू या उसका आंसर कभी भी -π/2 से कम नहीं हो सकता और π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, किसके लिए, साइन के लिए। तो ध्यान रखना प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज जो है वो गिवन रेंज के अंदर ही आती है, इस रेंज के अलावा वैल्यूज कभी नहीं आती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 है, तो वही किया मैंने, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 था, इक्वल टू y माना, तो कॉस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1/2। अब हम जानते हैं कि कॉस ऑफ π/3 यानी कॉस 60 पे वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, लेकिन जो फॉर्मूला कहता है कि कॉस ऑफ -θ जो है किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, यानी कि माइनस यहाँ पे गायब हो जाता है। यहाँ पे कॉस थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो वी नीड टू मूव इन सेकंड क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कॉस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करना पड़ेगा। और सेकंड में मूव करने के जो फॉर्मूला है वो ये वाला हम जानते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ कितना, π/3 को पुट किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो लेके आना है कॉस π/3 के हिसाब से हाफ लेना है यहाँ पर, क्योंकि मेरा कॉस y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -1/2। तो मैंने यहाँ पे थीटा कितना लिया, π/3 लिया,
तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 3। उसके बाद में कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ। फिर इसको सॉल्व किया मैंने, पाई में से पाई बाई 3 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई बाई 3। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कॉस ऑफ माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल टू क्या है, वाई। लेट क्या था स्टार्टिंग के अंदर ही, कॉस ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इसीलिए माइनस हाफ का वैल्यू किसके इक्वल था, कॉस ऑफ वाई के इक्वल था। तो जहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है इसमें कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 जो कि माइनस हाफ दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई के इक्वल। उनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो रेंज है वो ध्यान रखनी है, कॉस की रेंज 0 से लेकर पाई के बीच में है, तो 0 से कम नहीं आ सकता और पाई से बड़ा नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस कंपेयर कर लो, बोलिए एक बार पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे साइन के अंदर तो हमने इसको माइनस को अंदर ही ले लिया था यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला था, लेकिन जो कॉस था उसके अंदर हम यहाँ पर माइनस को जो है वो अंदर नहीं ले सकते थे क्योंकि जो फॉर्मूला है इसका उसमें अगर माइनस अंदर हो तो माइनस का जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया इसको। फिर कॉस का आंसर कॉस की जो रेंज है उसके अंदर आएगा और जो साइन का आंसर है वो साइन की रेंज के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है। तो वो अगेन वाई लेट किया तो कॉसेक वाई कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2। अब कॉसेक का वैल्यू रूट 2 कब होता है, पाई बाय 4 के ऊपर होता है। तो कॉसेक वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक पाई बाय 4। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो इसीलिए जो माइनस यहाँ पे है वो अंदर चला जाएगा और कॉसेक वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, कॉसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4 बन जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा आपका वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें 3 दे की वैल्यू यहाँ पे देखो, tan 1 इनवर्स 1 कॉस इनवर्स माइनस हाफ और साइन इनवर्स माइनस हाफ। कुछ नहीं करना है, इसको x लेट कर लेना है, इसको y लेट कर लेना है और इसको z लेट कर लेना है। x को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना अलग से, मैंने सॉल्व किया यहाँ पे कितना, यहाँ पाई बाय 4। फिर जो y वाला है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, अभी सॉल्व किया था अपन ने जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व करके y निकालना है, y कितना आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3 कॉस के अंदर। और फिर z के लिए सॉल्व करना है, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ z माना और z को सॉल्व किया, z कितना है आपका माइनस पाई बाय 6। और फिर तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है, x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इनको सॉल्व किया, आंसर आया 9 पाई बाय 12 और सॉल्व किया तो 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जो है वो एक्सरसाइज इसके अंदर 2.1 पूरी सॉल्व कर सकते हो आराम से, तो आप इसको ट्राई करना। जो आपको डाउट लगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी जो है मैथ्स की पार्ट 1 के अंदर, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। थैंक यू।